हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो मंडे से बैच शुरू होने जा रहा है उसके अंदर मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा, किस किस तरीके से अपन पढ़ेंगे, उसके बारे में आज जो है वो इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे। 2 सेशन होंगे मंडे की क्लास से पहले। एक सेशन आज का होगा जिसके अंदर हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या है, उसमें से मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या अप्रोच रहेगी, किस तरीके से पढ़ेंगे। और उसके बाद में एक जो है वो सेशन कल होगा जिसके अंदर हम जो लास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आपका ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए मैं ले चलता हूँ आपको सिलेबस के ऊपर। देखिए, इसके अंदर मैं जो है वो आपको अकाउंट्स और स्टेट्स जो है वो बताऊँगा। स्टेट्स का आपका छोटा सा पार्ट है जो मैं करूँगा आपको, और अकाउंट, कॉस्ट और एफएम का जितना पार्ट है, एफएम तो वैसे आपके है नहीं, कॉस्ट और अकाउंट जो है वो जितना पार्ट जो है वो मैं आपको यहाँ पर करूँगा। क्लियर है? तो सबसे पहले तो ये देखेंगे हम यहाँ पर, ये जो पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग डबल एंट्री सिस्टम, ये जो है ये कौन सा है? सीनियर सेकेंडरी लेवल, मतलब 11-12 के। तो हम कोशिश करेंगे, कोशिश क्या, उसी से पढ़ेंगे। 11-12 की जो बुक है आरपीएससी की, उसी बुक को मद्देनजर रखते हुए उसी से नोट्स बना के हम पढ़ेंगे, ताकि जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हम वही जो है वो मटेरियल रेफर करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा भागने की ज़रूरत न पड़े। उसके बाद में है सब्सिडी बुक, फाइनल अकाउंट, एडजस्टमेंट एंट्री, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, ओपनिंग एंट्री क्या होती है, क्लोजिंग एंट्री क्या होती है। देखिए, वैसे तो आपको इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आप पहली बार देख रहे हैं, ये चीज़ें आपने सब कुछ पढ़ रखी है। लेकिन यहाँ अगर जैसे 100 क्वेश्चन है तो उसमें से 60 क्वेश्चन ऐसे जो हर किसी को आ रहे हैं, उसके अंदर किसी को कोई खास दिक्कत नहीं आ रही है। जो मार्जिन जो है वो 10 क्वेश्चन का या 15 क्वेश्चन का रहता है। हम जो है यहाँ कोशिश करेंगे कि वो जो 10 से 15 क्वेश्चन है वो हम एडिशनल सही कर पाएँ, ताकि हमारा सिलेक्शन जो वो श्योर हो पाए। तो उस वजह से हमें क्या करना होगा, छोटी से छोटी बात पे हमें क्या करना होगा, गौर देना होगा। क्लियर? क्लासेज जो है उसके साथ साथ क्लास नोट्स जो है वो तैयार होंगे। उसके अलावा टेस्ट जो वो टाइमली रखेंगे। एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे एमसीक्यू जो वो दिए जाएंगे आपको, 5000+ एमसीक्यू दिए जाएंगे। और इस बार अभी जो चल रहा है, और हम कुछ ही समय के अंदर इसको 10,000 तक पहुंचाएंगे एरर फ्री, ताकि आप उनको प्रैक्टिस करते रहें। ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व वगैरह, अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज और पार्टनरशिप अकाउंट, कंपनी अकाउंट और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप। ये जो है ये सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, और ये जो है वो संदीप सर जब कंपनी लॉ पढ़ाएंगे तब भी आपका आएगा, और बाकी मैं भी इसको है जो आप कवर करूँगा। फिर आएगा स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन और इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। देखिए, स्टेट्स हर जगह क्यों घुसाई जा रही है? स्टेट्स का रीज़न ये है क्योंकि स्टेट्स के बिना कोई भी चीज़ जो वो कंप्लीट नहीं होती। इकोनॉमिक्स की अगर कोई थ्योरी है जिसे प्रूव करना है कि वो सही है या नहीं है, कि प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड जो है वो कम होती है। अब हमने कह देने से कोई कैसे मान लेगा? तो हमें क्या करना होगा, उसको स्टडी करना होगा। और उसको स्टडी करने के लिए हमें क्या करना होगा, स्टेट्स का इस्तेमाल जो है वो करना होगा। तो यहाँ पर जो है वो स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ये इतना पोर्शन हमें स्टेट्स का भी यहाँ पर देखना है। फिर ग्रेजुएशन लेवल के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीनिंग एंड एनालिसिस, शेड्यूल 3, किस तरीके से कौन सा आइटम कहाँ शो होता है, लाइबिलिटी कब बनता है, प्रोविजन कब बनता है, कंटीजेंट लाइबिलिटी कब बनता है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या होता है, प्रोबेबल ऑब्लिगेशन क्या होता है। ये सारी बातें जो है जिनसे डिसाइड होता है कि ये प्रोविजन बनेगा, ये लाइबिलिटी रहेगा या ये कंटीजेंट लाइबिलिटी रहेगा। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, कब करंट एसेट के अंदर आएगा, कब लॉन्ग टर्म एसेट में आएगा, कब प्रोविजन जो करंट प्रोविजन होगा, कब जो लॉन्ग टर्म प्रोविजन होगा, वगैरह वगैरह सारी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आने वाले हर पार्ट के ऊपर जो है उसके ऊपर डिस्कशन होगा। उसके बाद में टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस जो किस तरीके से, जैसे रेशियो एनालिसिस वगैरह जो भी है, ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के बता सकें कि ये कंपनी कैसी है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना फायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बोली हुई हर बात क्या बोलनी चाह रही है। तो उतनी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मोहब्बत करनी होगी कि उसको आप देख के समझ पाए कि हाँ, उसकी आंखों में क्या है, वो क्या बताना चाह रहा है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरीके से एनालिसिस करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, मीनिंग एंड डेफिनेशन। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग वर्ड लिखते से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी कॉस्ट अकाउंटिंग लिखा है इसका मतलब 3 टॉपिक तो उसमें से सीधे पूछे जा ही सकते हैं। कौन कौन से? एक मार्जिनल कॉस्टिंग, एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और उसके बाद में मटेरियल।
ये 3 तो सबसे इम्पोर्टेंट रहती हैं। अब इसके अलावा मेथड ऑफ जो है वो किस तरीके से, कौन से मेथड कब कब कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं वगैरह वगैरह, और एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, इनके बारे में हमें स्पेसिफिकली लिखा है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो हम ओवरऑल पूरा स्टडी करेंगे, उसके बाद में स्टडी करते वक्त हम सारी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि MCQ बेस्ड है, तो अगर आपने उसको समझ रखा होगा तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। और उसके बाद में कुछ चीज़ें जो वो आपको कंटिन्यूस उनका रिविजन मांगती है, ऐसी चीज़ें जो हम क्या करेंगे, समरी नोट्स जो साथ ही साथ बनाएंगे, ताकि एग्जाम से पहले हम उन चीज़ों को देख सकें। क्लियर है? और कोशिश कीजिएगा कि क्लास के साथ आप खुद अपने हाथ से नोट्स बनाएं। हम तो हमारे क्लास नोट्स जो वो लास्ट मतलब जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी उसके बाद में हम आपको अवेलेबल करवा देंगे प्रिंट के लिए, आप चाहे तो प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके इसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने चाहिए, जिसमें सबसे पहला जो है वो ये कि आप अपने हाथ से नोट्स जो बनाएं साथ ही साथ। उससे फ़ायदा ये होता है कि खुद के हाथ का लिखा हुआ उसके ऊपर आपको जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा देता है और वो समझ में ज़्यादा जल्दी से आ जाता है। बाकी जैसे मेरे लिखे हुए नोट्स जो वो यूँ लगेगा कि किसी और ने लिखे, लेकिन आपके खुद के हाथों से लिखे हुए होंगे तो वो ज़्यादा जल्दी से समझ आते हैं। और अगर आप ऐसा चेक करना चाहें तो आप एक पैराग्राफ किसी बुक का पढ़िए, उसी पैराग्राफ को खुद लिखिए और फिर पढ़िए, आपके दोनों में अंडरस्टैंडिंग लेवल में बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। तो कोशिश कीजिएगा साथ ही साथ नोट्स बने। नोट्स के अंदर मैं हर बैच में जो कहता हूँ वो मैं आपको कहूँगा कि नोट्स जो है, जैसे अपने लिए एक नोटबुक बड़ी रखिएगा, एक छोटी नोटबुक जो समरी, जिसमें जो जो इम्पोर्टेंट बातें आए उनको लिखते जाइए। और जो बड़ी वाली नोटबुक है उसके अंदर एक ही साइड लिखिए, राइट साइड के अंदर लिख रहे हैं, जैसे लेफ्ट साइड ब्लैंक छोड़िए। एक नोटबुक में ज़्यादा आपको कोई खर्चा भी नहीं जाएगा, एक ही जगह हो सकता है कि दूर लग जाए, तो 30-40 रुपये एक्स्ट्रा दे के भी आपको कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन उससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे आपने ट्रायल बैलेंस पूरा लिख दिया, फिर आपको पता चला कि जैसे इसके अंदर कोई एक एरर है जिसका ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आता है, तो अब उसके लिए आपको पूरे नोट्स ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, आपने लेफ्ट साइड के अंदर लिख दिया। या फिर एग्ज़ाम से पहले आप जब उसको सेकंड टाइम रीड कर रहे हैं तब आपने देखा कि यार ये जो पूरा पेज है, इस पूरे पेज को पढ़ने के बजाय इसको तो मैं 2 लाइन में लिख सकता हूँ, तो आपने उस पूरे पेज को लेफ्ट साइड में 2 लाइन में लिख दिया, ताकि आपका रिविज़न जो क्विक होगा। जितना मल्टीपल रिविज़न उतना आपके लिए आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट होगा और उतना आपके अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट के ऊपर बढ़ती जाएगी। मैं आपको ये सारी टेक्निक जो भी है, जो भी सारी तरीके हैं, वो आपको मैं क्लास के साथ डिस्कस भी करूँगा, तो आप उन चीज़ों को साथ ही साथ करते रहिए। ऑडिटिंग वगैरह संदीप सर का पोर्शन शुरू हो जाता है, यहाँ से संदीप सर और भरत सर, और उसके बाद में फाइनेंशियल मैनेजमेंट FM जो है इसके अंदर थोड़ी सी पोर्शन दे रखा है कि कैपिटल बजटिंग क्या होता है, वर्किंग कैपिटल और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी वगैरह ये क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि शेयर के अंदर जैसे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बेसिक स्टेट्स आनी चाहिए, उसके बिना आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। जैसे एक कंपनी का शेयर जो 15% है और एक कंपनी का शेयर जो 20%, तो आप सीधा 20% वाले पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको पता करना होगा कि 20% वाले में रिस्क कितनी, 15% वाले में रिस्क कितनी। 15% वाली टाटा कंपनी जो कई सालों से चलती आ रही है और उसके अंदर ये चलती रहेगी, आपको देख के लग रहा है, पुराने डाटा से देख के लग रहा है। ये लोकल कंपनी 20% दे रही, लेकिन भरोसा नहीं कब उठ जाए। तो यहाँ पर आपको स्टेट्स की मदद लगती है, जिससे आप पता कर पाएँ कि हाँ यह सही है या यह सही नहीं है। समझ पा रहे हो? तो बेसिक स्टेट्स जितनी ये जो है ये आपके लिए ज़रूरी हो जाती है, इतना आपको समझना होता है। तो स्टेट्स में ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ऐसा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, मतलब पूछते हैं लेकिन बहुत कम पूछते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि भाई अगर ये सिचुएशन है तो यहाँ पर हम किस तरीके से पता करें, इस स्थिति में हम किस तरीके से। बाकी क्लासेज जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के साथ ही चलेगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखवाया जाएगा। इंग्लिश लिखेंगे साथ ही साथ हम हिंदी में भी लिखेंगे, बोलेंगे जो वो पूरा हिंदी में समझाते हैं। और आजकल जो लैंग्वेज जो मिक्स लैंग्वेज चलती है उसी लैंग्वेज के अंदर हम समझाने की कोशिश करेंगे। और आप भी साथ ही साथ करते रहिएगा, ताकि आपको इन चीज़ों में, देखिए साथ ही साथ करेंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा, जितना आप टाइमली इनको करोगे ना उतना आपका मल्टीपल रिवीजन होगा। और उससे फ़ायदा ये होगा, देखिए आप कहाँ कहाँ प्लस ले सकते हैं, मतलब कहाँ कंपटीशन है। कंपटीशन का मतलब क्या है, शेर भाग रहा है पीछे, आप और आपके फ्रेंड भाग रहे हैं, तो आपको फर्स्ट आने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने फ्रेंड से आगे भागना है। रीज़न क्या है, ताकि शेर उसको खा जाए, हम निकल जाएं। समझ पा रहे हैं? तो कंपटीशन का मतलब ये नहीं है कि हमें सबसे तेज़ भागना, हमें ये देखना है कि बाकी वाले जो भाग रहे हैं उससे हमें तेज़ रहना है।
नॉर्मली हर स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कब शुरू करेगा, जब आरपीएससी जो है वो नोटिफिकेशन जारी करेगा उसके बाद से प्रिपरेशन शुरू करेगा। आपने क्या कर दिया, वहीं पर प्रिपरेशन पहले शुरू कर दी। अब मान लीजिए मुझे जोधपुर से गांव जाना है जिसमें 4 घंटे लगते हैं। अगर मैं शाम को 4 बजे रवाना होता हूँ तो 8 बजे पहुँचूँगा। अगर मैं यहीं पर 4 बजे की जगह 1 बजे रवाना होऊंगा, जाहिर सी बात है मैं पहले पहुँचूँगा, और जब मेरे पास वहाँ एक्स्ट्रा टाइम होगा तो मैं और कुछ काम कर सकता हूँ। तो बस सेम सिस्टम है कि जब ये नोटिफिकेशन आउट होगा उसके बाद में हर कोई तैयारी शुरू करेगा। तो आप क्या कीजिए, इसमें तैयारी जो हो पहले से शुरू कीजिए। पहला प्लस पॉइंट तो आपने यहाँ ले लिया। उसके बाद में क्लास नोट्स अगर आप साथ साथ बनाते हैं, आप अपने हाथ से लिखते हैं, तो ये आपका सेकंड प्लस पॉइंट, उसके अंदर आपको ये फ़ायदा होगा। रिवीजन ज़्यादा हो पाएगा, खुद से अगर हाथ से नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बार आप रिवीजन कर पाएंगे, ये आपका प्लस पॉइंट होगा। तो ये इस तरीके से आपको क्या करना है। और कल का सेशन जो है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रीवियस जो अटेम्प्ट का क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस अटेम्प्ट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्या चीज़ें पूछी गई, ताकि अप्रोच हमारी वो रहे सॉरी कि हम समझ पाए कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो उसी अप्रोच के साथ अपन इसको पढ़ते जाएंगे। क्लास होगी मंडे से लेके फ्राइडे तक, सैटरडे ऑफ रहेगा, संडे को मंडे से लेके फ्राइडे तक जो भी हमने पढ़ा उसका संडे को टेस्ट रहेगा। क्लासेज जो वो एब्सोल्युटली फ्री रहेगी, यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम बिल्कुल फ्री रहेगी। लाइव स्ट्रीम होने के बाद में अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे मेरे कन्वीनियंस से जब चाहूँ तब देख सकता हूँ, तो उस केस के अंदर आप www.1exam.in पर नॉमिनल सी फीस पे ये कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। उस केस के अंदर आपको जब चाहे तब देख सकते हैं। और उसमें एडिशनल बेनिफिट ये है कि आपको बहुत सारे MCQ मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, वीकली टेस्ट वगैरह होगा, वो सारा कुछ जो है वो वहाँ पर एडिशनल मिलेगा। सिर्फ क्लासेज करनी है तो वो एब्सोल्युटली मंडे से लेके फ्राइडे तक फ्री रहेगी, उसके अंदर आपको एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं। और अगर आप नॉमिनल सी फीस देते हैं तो उस केस के अंदर आपको ये एडिशनल बेनिफिट होगा कि अगर आपकी कोई जब चाहे तब आप क्लास देख सकते हैं और MCQ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। MCQ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा। देखिए कई बार क्वेश्चन जो वो इस तरीके का होता है कि जिसमें से आपको आंसर तो पता नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि ये आंसर नहीं है, तो काट के भी आंसर बनते हैं। तो ये जैसे जैसे MCQ करेंगे वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस जो वो आपकी बनती जाएगी, और जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी उतना आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। क्लियर। तो कल के सेशन के अंदर हम पेपर डिस्कस करेंगे। आज मैंने बता दिया कि मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा, बाकी वाला जो पोर्शन है वो संदीप सर और भरत सर आपको पढ़ाएंगे। अभी ज़्यादा इस सेशन को लंबा नहीं खींचते, मंडे से इसको क्लासेज जो वो शुरू करते हैं। बढ़िया तरीके से अच्छे से मस्त नहा धो के आइएगा, आराम से धीरे धीरे और सही तरीके से पढ़ेंगे। मंडे से फ्राइडे तक पढ़ेंगे, सैटरडे ऑफ रहेगा, उसमें आपको रिवीजन करना है पूरा, ताकि संडे को आप सही तरीके से टेस्ट दे सकें। और फिर संडे को जो मंडे से फ्राइडे की क्लास होगी, फ्राइडे में लास्ट 10 मिनट के अंदर बैठ के हम क्या करेंगे, मंडे से लेके फ्राइडे तक जो पढ़ा है वो मान लीजिए आपने 30-40 पेज के नोट्स हुए, उसको 1 या 2 पेज के अंदर किस तरीके से समरी करके लिखा जाए, ताकि आपको समझ आ पाए कि हाँ ये इस तरीके से इतने में हमारा काम बन जाएगा, इतनी चीज़ें जो हमें लिखनी। क्लियर। तो साथ ही साथ 2 नोटबुक चलेगी, एक पूरी नोटबुक जो फुल डिटेल होगी और एक समरी नोटबुक। क्लियर है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेस से शुरू करेंगे। डेबिट क्रेडिट जो है वो अकाउंट डेबिटेड का मतलब क्या हुआ, अकाउंट क्रेडिटेड का मतलब क्या हुआ। बैंक अकाउंट, बैंक वाले ने आपको मैसेज भेजा कि और अकाउंट इज क्रेडिटेड विद, तो आपको खुश होना है या दुखी होना है, यहाँ से शुरू करेंगे। मतलब कि बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और एंड तक जो है वो हम इसको देखेंगे, कोई भी पोर्शन पीछे नहीं छोड़ेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि नोटबुक जो है उसके अंदर एक साइड में लिखें, ताकि अगर आप और कोई एडिशनल रेफरेंस बुक जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो उसके इसके अंदर आप उसमें से कोई एडिशनल पॉइंट मिले तो आप लेफ्ट साइड में लिख सकें। क्लियर है। ये सारी बातें रहेगी। बुक्स हम जो है वो ऑथेंटिक बुक जो RPSC की बुक्स जो है उन्हीं से पढ़ेंगे, ताकि आपको जो आपका आंसर है और RPSC का आंसर उसके अंदर कोई तरीके का डिफरेंस नहीं रहे। 11-12 की अगर उन्होंने लिखी है सेकेंडरी लेवल की तो RPSC की बुक, अगर उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल लिखी है तो अपने यहाँ जो कॉलेज के अंदर जो बुक्स चलती है उन्हीं बुक्स का रेफरेंस लेते हुए हम पढ़ेंगे। और बाकी आप पूरी टीम को जानते हैं, सारी टीम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो किसी तरीके को क्वालिटी में तो कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी नहीं। बाकी हम लोग जो भी कोर्स, वैसे हम कम ही हाथ में लेते हैं, लेकिन जो कोर्स हमने हाथ में लिया उसमें हम हमारा 100% देते हैं, पूरी मेहनत करते हैं।
और जिन्होंने जूनियर अकाउंटेंट वगैरह में तैयारी कर रखी है, अच्छे से तैयारी कर रखी है, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। देखिए अगर आप मेहनत करते हैं नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो पढ़ा है वो टाइम वेस्ट हुआ है, नहीं, वो आपको कहीं न कहीं ज़रूर काम आएगा। आपका एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क जो है वो सेट कर रखा है, बस आप उसके जब एलिजिबल होंगे तब आपको वो मिल जाएगा। तो और अगर आपका हो भी जाता है उसके अंदर जूनियर अकाउंटेंट तो भी उसकी तैयारी जो आप करें ये आपके लिए उससे ऊपर की बात है, तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इसको कर सकते हैं। साथ ही साथ चलते रहिएगा। और कोई आपके सुझाव हो, क्योंकि आप भी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप भी काफ़ी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं तभी आप यहाँ पर तक पहुँचे, तो आपके पास और कोई सुझाव हो जिससे हम हमारी जो ओवरऑल रणनीति, यहाँ पर देखिएगा न मैं अकेला हूँ न आप अकेले हैं, हम मिल के साथ चलेंगे तब जाके ये जो है वो कारवां सही चलेगा और ज़्यादा फायदा दे पाएगा। तो आप इस चीज़ का मैं अगर आपको कुछ और सुझाव हो आपके पास तो वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मंडे से अपन क्लासेस शुरू करेंगे विधिवत, और कल जो है वो हम पेपर डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।